नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मंजू डंग आपके सामने फिर से एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी आंखों देखी घटना है, जिसे मैंने कहानी का रूप देने का पूरा प्रयास किया है। इसे आप अत्याचारों की महागाथा कहेंगे या फिर शीतल का साहस। एक ऐसी लड़की जो अपने करियर निर्माण की तरफ अपना कदम बढ़ाती है, उसकी सहायता के लिए कोई भी उसके पास नहीं होता और अपनों के ही द्वारा उसके ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतने अत्याचारों को सहन करने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जो एक विद्यार्थी है, कैसे उस स्थान पर रह सकता है और अपनी सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सकता है और कैसे वो जीवन में आगे बढ़ सकता है, कैसे उसने अपना साहस, अपना हौसला बनाए रखा और अपने शिष्टाचारों को, अपने माता पिता के संस्कारों को निभाते हुए किस प्रकार उस बच्ची ने अपना वो सफर पूरा किया जो उसने शुरू किया था, और कैसे उसका वो सफर शुरू हुआ था और किस प्रकार उसने वो पूरा सफर तय किया, क्या क्या अत्याचार सही, ये मैं अपनी कहानी के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कहानी यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कहानी का जो टाइटल है, जो उसका विषय है, जो टाइटल है वो है, मेरी कहानी का टाइटल है शीतल। शीतल एक ऐसी लड़की है जिसका बीएड में सिलेक्शन हुआ था और कैसे उसने अपना वो सफर तय किया। किसी ने ठीक ही कहा है कि परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। धैर्य, लगन, साहस लक्ष्य प्राप्ति करवाते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो मेरी आंखों के सामने घटित हुई है और कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि वो अत्याचारों की महागाथा थी और जो मैंने आंखों के सामने देखी और शीतल को एक कहानी के रूप में लिख डाला। उसके परिश्रम को, उसकी मेहनत को, उसके धैर्य को, उसके लगन को हमें सलाम करना आवश्यक भावी है। यदि इस कहानी पर शीतल की जो अच्छाई थी, उसकी जो नैतिकता थी, उसका जो शिष्टाचार था, उसके अंदर जो लगन थी पढ़ने की, या फिर उसका जो धैर्य था, उसका जो साहस था, यदि हमने उसे नहीं सराहा, उसकी प्रशंसा नहीं की, तो हम आने वाले हर उस विद्यार्थी के प्रति जो धैर्य लगन बनाए रखते हैं उनके साथ हम अत्याचार करेंगे यदि हमने उसकी तारीफ ना की। ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। ये सन 2000 की बात है। शीतल मेरे साथ ही राजस्थान बीएड में सेलेक्ट हुई थी। 2 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद उसका सिलेक्शन हुआ था। मुझे आज भी याद है, वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की थी। उसके सभी रिश्तेदारों ने कहा था कि तुम बीएड का प्री टेस्ट दो और हम यथासंभव तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि शीतल आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी और अपने छोटे बहन भाइयों को, अपनी माँ, जो उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पालने के लिए शीतल को नौकरी करनी पड़ती थी और नौकरी करते हुए वो अपने परिवार की जीवनचर्या को, दिनचर्या को, दैनिक जो कार्य था उसको चलाती थी। और जैसे उसका बीएड में सिलेक्शन हुआ, वो प्री टेस्ट देने के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी, लेकिन उसके समस्त रिश्तेदारों ने उसे कहा कि हम तुम्हारी यथासंभव सहायता करेंगे, तुम प्री टेस्ट दो, यदि तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन शीतल की लगन ने, उसके परिश्रम ने, उसकी मेहनत ने एक दिन अपना रंग दिखाया और वह बीएड में सेलेक्ट हो गई। और जैसे ही उसने अपना सफर शुरू करने के लिए उसने पहला कदम रखा, तो एक एक करके सब रिश्तेदारों ने अपना कोई ना कोई बहाना निकालते हुए उसे मना कर दिया। किसी के साथ कोई मजबूरी जुड़ी थी, किसी के साथ कोई मजबूरी जुड़ी थी। तो इस प्रकार शीतल को प्रारंभ में ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वह एक एक करके सबसे मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। हमने जिस स्कूल में 12th पास की थी, वहां एक लेक्चरर थे और सुना था वे सबकी सहायता करते हैं।
किसी ने शीतल को भी बताया कि वो सबकी सहायता करते हैं, तुम उनसे मदद की अपील करो तो वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। आशा करके वह शीतल वहां भी स्कूल में जा पहुंची और अपने सर से बोला, यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो वह बीएड की ट्रेनिंग के बाद उनके पैसे नौकरी करके लौटा देगी। सर ने बोला कि वे उसकी मदद करेंगे और वे घर चली जाए। वह घर चली जाए। शीतल की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और वह स्कूल में ही फूट फूट कर रोने लगी, जहां से उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसी स्कूल में जाकर एक दिन आर्थिक सहायता उसे मांगने पर विवश होना पड़ेगा। तो जैसे ही उसके सर ने उसे देखा कि वह रो रही है, उन्होंने उसे समझाया कि यदि तुम इसी प्रकार रोती रही तो देखने वाले उसे असहज और अन्यथा ले लेंगे, अतः तुम घर जाओ और मैं यथासंभव तुम्हारी सहायता करूंगा। उनका नाम विद्यालय में काम करने वाली एक चपरासी ने बताया था, जो शीतल उनसे आशा करके उसके कहने पर अपने सर के पास उनकी सहायता लेने के लिए जा पहुंची थी। कक्षा 11 से ही वह मेरी मित्र बन गई थी। उसका व्यवहार मुझे उसकी तरफ झुकाता ही चला गया और वह मेरी सहेली बन गई। बीएड करवाने का उसकी माँ का सपना था, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी बेटी एक दिन नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो स्वयं पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में 2 या 3 जमात को ही सब कुछ माना जाता था, लेकिन वह चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़े, क्योंकि पिता उनके बिल्कुल अस्वस्थ थे और वो कार्य नहीं कर सकते थे। वह अपने घर का खर्च नौकरी करके चलाया करती थी। लेकिन आज तो बीएड का परिणाम घोषित हुआ। दिल में जहां खुशी अपनी चरम सीमा पर थी, वहीं दूर दूर तक उदासी ने उसके मन में घेरा बना लिया था, क्योंकि वह पहले दिन से ही बीएड की फीस के लिए चिंतित थी, जो उसे 10,400 रुपए पहले ही दिन उसे जमा करने थे। उसे इतने पैसों की आवश्यकता थी और ट्रेनिंग लेने के लिए उसे नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा था। अब माँ का सपना पूरा करने के लिए शीतल को ट्रेनिंग के लिए तो जाना ही था। सर की सहायता के लिए शीतल ने एडमिशन के अंतिम दिन तक उसे इंतजार किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। अतः कॉलेज के लिए निकलने का समय हो चला था। शीतल से चलने के लिए जब कहा गया तो उसने एक बार रुकने के लिए कहा कि एक फोन तो अवश्य ही अपने सर को कर लिया जाए, जिन्होंने यथासंभव सहायता करने का वचन दिया था। शीतल अपने भाई को स्कूल भेजा, परंतु सर ने असमर्थता जताकर ये कहकर मना कर दिया कि उनको कोई निजी परेशानी है और वे शीतल को 10,400 रुपए नहीं दे सकते। अब शीतल के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह अपने बीएड कॉलेज की फीस पे करना चाहती थी। उसके करियर निर्माण का ये पहला कदम था, लेकिन शीतल असमर्थ थी। जब शीतल निराश हो गई तो जिन आंखों ने बीएड का करवाने का सपना देखा, उसी माँ ने अपने गहने शीतल को थमाते हुए कहा कि इन्हें बेचकर शीतल अपनी फीस भर दे। शीतल के हृदय पर जैसे बिजलियां सी गिरी कि उसे बीएड करने के लिए माँ के गहने बेचने पड़ेंगे, लेकिन इसके सिवाय उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन वह एडमिशन की अंतिम तिथि थी और हम लेट थे। शीतल पहले खूब रोई, फिर हिम्मत करके वह माँ के गहने लेकर चल दी। वह एडमिशन का अंतिम दिन था। शहर पहुंचते ही शीतल ने प्रिंसिपल सर को फोन किया कि हम पहुंचने ही वाले हैं, कृपया हमारा इंतजार कीजिएगा, आप ऑफिस बंद मत कीजिएगा, मेरे साथ कोई मजबूरी है, मैं आपके कॉलेज में पहुंचने ही वाली हूं, अतः मेरा इंतजार कीजिएगा। प्रिंसिपल सर ने फोन पर ही बोल दिया, कृपया थोड़ा शीघ्रता कीजिए, जल्दी करना, मैं 5 बजे तक ऑफिस में हूँ, आज समय से पहुंच जाइए। उस समय 2-3 बजे दोपहर का समय था। शीतल पहले ज्वेलर शॉप गई, और क्योंकि उसे गहने बेचने थे। वह अपने बीमार पिता को साथ लिए थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे पिता मेरे साथ रहें। शीतल की आंखों में माँ के गहनों पर कुछ इस प्रकार, शीतल की जो आंखें थी अपने माँ के गहनों पर कुछ इस प्रकार टिकी थी कि मानो उसे अपना कलेजा ही किसी के हाथों में सौंपना पड़ रहा हो।
गहनों को तोड़ते मरोड़ते हुए ज्वेलर को देखकर, उसे नग निकालते हुए देखकर शीतल की आंखें फटी रह गई। उसका धैर्य टूटता जा रहा था। वह सोच रही थी कि माँ ने अभी जी भर के इन्हें पहना भी नहीं है, तो उसे गुलाबी कागज में वैसे की वैसे ही उसके हाथ में थमा दिए थे माँ के, लेकिन बच्चे की खातिर माँ ने अपने अरमानों का गला घोंट ही दिया। शीतल गहने बेचकर 10,700 रुपये प्राप्त कर चुकी थी और वह सीधे बीएड कॉलेज पहुंची। सर प्रिंसिपल जैसे ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपने गांव, वहां एक शीतल को उसके गांव की एक और लड़की मिली जो अपने पैर से अपाहिज थी। वो भी वहां पे एडमिशन के अंतिम समय तक उसके साथ थी और उसे विज्ञान संकाय में एडमिशन लेना था। 25 दिसंबर को बीएड कक्षाएं प्रारंभ थी। शीतल के मन में जहां एक और खुशी की लहर थी, तो दूसरी तरफ मन था कि उसने मां के गहने बेचकर अपने करियर के निर्माण का पहला कदम प्रारंभ किया है। लेकिन भाग्य और कर्मों के समक्ष हमें झुकना ही पड़ता है। एक चिंता और भी थी, शीतल के चले जाने के बाद कमाई का कोई अन्य साधन उसकी माँ के पास नहीं था। लेकिन ईश्वर का विश्वास और माँ का जो सपना था उसे पूर्ण करने के लिए शीतल के मन में जुनून सवार था। उसके कदम वह रोक ना सका। कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई उसके कदम नहीं रोक सकी। शीतल ने 25 दिसंबर को प्रस्थान किया और शहर में उसकी चाची रहती थी जो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा की थी। वह नहीं चाहती थी कि इस बच्ची का भविष्य बने और वह शीतल की दादी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती थी कि तुमने इसे बुलाया है। वह एक अनपढ़ गवार और निम्न स्तर की थी। वह जानती नहीं थी कि चुनाव के जिलों का जो चुनाव है वो सरकार करती है, ना कि शीतल और उसकी दादी ने अपनी मर्जी से किया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार ही हमें कॉलेज मिलता है। जो शीतल पहले ही दिन ऑटो रिक्शा से कॉलेज गई और चाची ने दादी से पीछे लड़कर बवाल कर दिया। जब शीतल घर आई तो दादी ने सारी बात बताई, लेकिन शीतल हॉस्टल का खर्च नहीं दे सकती थी, अतः उसे वहीं रहकर अपना करियर निर्माण करना था। माँ उसे छोड़कर चली आई। शीतल रोज कॉलेज जाती। एक दिन उसको कॉलेज में चक्कर आ गया और वह गिर गई क्योंकि मानसिक दबाव बहुत अधिक था। चाची के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। शीतल को दादी के साथ रहने के लिए अलग कमरा दे दिया गया था। दादी उसे बेहद प्यार से रखती थी, लेकिन एक पैसा भी चाचा किसी भी सहायता के लिए उसे नहीं देते थे, सिवाय 1 पाव दूध के 4 रुपए देने के। बस इतना ही उनका एहसान था कि उसे घर में रहने दे रहे थे और कमरे का किराया नहीं लेते थे। जब भी आधा लीटर दूध की आवश्यकता होती, शीतल की दादी 2 या 3 रुपए स्वयं देती थी। शीतल की ट्रेनिंग के चलते नौकरी का एक पैसा भी उसके घर में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी जो कोई भी कार्य कर सकती। भाई बहन छोटे थे, अतः दादी अपनी पेंशन के पैसों से ही सारा राशन लेती थी और शीतल का खाना व्यवस्थित करती थी। इतना सब होने पर भी चाची कानाफूसी चुगली करती रहती थी, क्योंकि वह असुरक्षित थी अपनी बेटियों और अपने बेटे को लेकर कि कहीं चाचा अपनी भतीजी को कोई सहायता न दे दे, कहीं पैसे न दे दे उसे। लेकिन शीतल का जो कजन भाई कभी कभी आता था, वह उसे 200-400 रुपए सहायता के लिए दे दिया करता था। शीतल अपने ऑटो का किराया उन्हीं पैसों से निकाला करती थी। शीतल अपने छोटे मोटे जो भी खर्च थे वो उन्हीं पैसों से निकालती थी। कभी 5 रुपए बचाने के लिए शीतल 5 किलोमीटर तक कॉलेज से घर तक पैदल चला करती थी। एक दिन वह कॉलेज से घर आ रही थी तो एक असामाजिक तत्व जो रास्ते में गलत हरकत करता हुआ नजर आया। दोपहर का समय था। जैसे तैसे शीतल और उसकी सहेली वहां से बचकर घर पहुंचे
तो शीतल और उसकी सहेली ने आपस में निर्णय किया कि 5 रुपए बचाने के लिए हमें हमारे माता पिता 5 रुपए देते हैं, और उन 5 रुपयों को बचाने के लिए यदि हम किसी मुसीबत में फंस गए और हमारे करियर पर कोई भी लांछन लगा तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो हम दोनों को 5 रुपए ना बचाकर ऑटो लेना चाहिए। और उस दिन से उन दोनों ने निर्णय किया कि हम कल से पैदल नहीं जाएंगे और हमें अपने करियर पर ध्यान देना है। एक दिन शीतल ने चाचा के बेटे को पेन की रिफिल लाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और चाचा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह कूप मंडूक सा देखता रह गया और वह अपने बेटे को यह बोल सके कि अपनी बहन की थोड़ी सी सहायता कर दो, क्योंकि वो इस शहर में अनजान है। अभी तक वह स्टेशनरी की दुकानों का पता नहीं जानती है, ज़्यादा घूमी फिरी नहीं है, गांव की रहने वाली है, अकेली आने जाने की आदी भी नहीं है, तो उसकी सहायता कर दे। लेकिन चाचा ने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन शीतल ने पूछते पूछते सबसे स्टेशनरी ढूंढ ही ली और अपना कार्य स्वयं ही करने लगी, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं था। उसे हर रोज कोई ना कोई कार्य अब स्टेशनरी से करना था, कुछ चीजें चाहिए होती थी तो उसे लेने के लिए उसे स्वयं जाना ही पड़ता था। वह दादी के पास साथ जाती और राशन भी खुद लेकर आती थी। शीतल सोमवार और बृहस्पतिवार को उपवास भी किया करती थी और दादी बेचारी उन पैसों से कभी शीतल को फल लेकर देती, कभी उसके लिए मूंगफलियां लेकर आती, तो कभी उसके लिए कुछ अन्य वस्तु जो उपवास में खाई जा सके, फलाहार करने के लिए दादी उसकी वो आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करती थी। एक दिन शीतल ने चाय में ज्यादा पत्ती डाल दी तो दादी उसे डांटने लगी और कहने लगी, तुम अपने माँ के घर में तो बड़ा किफायत से चलती हो, लेकिन मेरे यहाँ अत्यधिक खर्च करती हो, और मैं अपनी पेंशन में से तो तुम्हें पाल रही हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा पति नहीं है जो कमाता है, मैं तो अपनी पेंशन के पैसों से तेरे लिए राशन लाती हूँ ताकि तेरी बीएड की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। तो शीतल को बहुत दुख हुआ, मन ही मन बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा परिस्थिति की नजाकत है, दादी गलत भी तो नहीं कह रही थी। सच में उसका पति नहीं था, उसको कोई सहारा नहीं था। वो अपने पेंशन के पैसों से अपनी पोती का जो करियर निर्माण था उस अध्याय को पूर्ण करवाने में पूर्णतया लगी हुई थी। शीतल को सहन करना पड़ा, वह चुप हो गई। गलत भी तो नहीं थी दादी, वह ठीक कह रही थी, लेकिन शीतल ने भी तो जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की थी कि चाय में वो पत्ती अधिक डाल दे। हर रविवार शीतल की दादी अपने गुरुजी के आश्रम में जाया करती थी। तब शीतल को ही साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा करना होता था और खाने का प्रबंध स्वयं ही करना होता था, क्योंकि अन्य दिनों में दादी घर में रहती थी, शीतल कॉलेज जाती थी तो दादी उसके लिए खाना पानी सारा इंतजाम कर देती थी और सारा कार्य भी खुद ही करने का प्रयास करती थी ताकि ये बच्ची पढ़ ले। खाने का प्रबंध भी वे स्वयं करती थी, अन्यथा दादी स्वयं ही कर देती थी ताकि शीतल पढ़ सके। दादी सच्चे दिल से शीतल को भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहती थी। शीतल जमीन के कुंड से पानी की बाल्टियां भरती, उसे ले जाकर बाथरूम के कुंड में डालती ताकि उसे हाथ धोने का पानी नसीब हो जाए। जोखिम शीतल को ही सारा स्वयं उठाना पड़ता था, वरना घर की सभी टंकियों में पानी मोटर द्वारा चढ़ा दिया जाता था। केवल उसी टंकी में पानी नहीं डाला जाता था जहां से शीतल को हाथ मुंह धोने के लिए पानी चाहिए होता था। रविवार को शीतल अपनी साड़ी धोती और उसके सफेद साड़ी को वह पूरा सप्ताह पहनती थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह उसके पास 3-4 यूनिफॉर्म नहीं थी। केवल एक साड़ी थी जो उसकी माँ ने पता नहीं किस प्रकार उसे दिलाई थी, जो माँ ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए व्यवस्थित की थी। साड़ी सुखा कर वह प्रेस करने की बात पर चाची ने साफ मना कर दिया था कि हमारे घर में तो ऐसे ही बहुत बिजली का बिल आता है, हम स्वयं अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करते तो तुम्हें अपनी साड़ी प्रेस करने कैसे दें। खुद भी वह साड़ी धोती और खुद ही वह उसे सुखाती और वह कॉलेज में बिना इस्त्री के ही साड़ी पहनकर चली जाती थी। एक दिन उसकी एक सहेली बोल उठी, साड़ी को स्पर्श किया, हाथ लगाया और कटाक्ष करते हुए बोली, कभी इसको भी प्रेस कर लिया करो, क्यों हमारी बेइज्जती करवाती हो? यदि तुम नहीं ये सब व्यवस्था कर सकती तो हमें बोल दो, हम तुम्हारी साड़ी प्रेस करने की व्यवस्था कर देते हैं।
क्यों क्यों हमारी बेइज्जती करवाती है। तो शीतल ने बताया कि वह अपने घर में इस चीज के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और वो कैसे बताती कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाकर साड़ी प्रेस कराए। इस पर सभी लड़कियों ने कहा हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन स्वाभिमानी शीतल ने मना कर दिया कि मैं कुछ कर लूंगी, आगे से तुम्हें शिकायत का भी अवसर नहीं दूंगी। शीतल ने एक बार पड़ोसी के घर साड़ी प्रेस करने के लिए उसके घर चली गई, और चाची ने उस पर भी आपत्ति उठा दी कि तुम उनके घर नहीं जाओगी, हमारी बेइज्जती होती है। किसी के घर नहीं जाना उसे, कहीं पड़ोस में भी वह नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शीतल कोई बात उनसे शेयर ना करे, क्योंकि चाची अपने जो इंसान स्वयं गलती करता है उसे पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करने में हमेशा लगा रहता है। उसके अत्याचारों की पोल न खुल जाए, इसीलिए चाची उसे किसी के भी घर नहीं जाने देती थी। शीतल से कोई मिलने आए यह भी उसे स्वीकार नहीं था। शीतल के कमरे का पंखा भी चरमराता रहता था। उसने कभी शीतल के बदन को हवा नहीं दी थी और झोंका नहीं दिया था, चरमराता था और बेड पर लेटते ही उस आवाज करता रहता था। उस कमरे के बाहर आसपास गोदाम बना रखा था चाचा चाची ने। खाली सिलेंडर ही शीतल को दिया जाता था, जिसमें थोड़ी बहुत गैस होती थी, ईंधन का जो काम दे जाती थी। शीतल बहुत मेहनती, सच्ची और ईमानदार लड़की थी। वह परिस्थितियों से लड़ना अच्छी से जानती थी, हार न मानना जैसे उसने अपनी माँ से सीखा था। दादी भी बहुत ही हिम्मत वाली थी, जिसने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। एक दिन चाची ने किसी पंडित को घर बुलाया और शीतल ने भी उसे अपना हाथ दिखाया। तो पंडित जी ने कहा कि उसका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चाची जल भून गई और तुनक कर बोली, इसीलिए तो तुम शांत रहती हो, तुम्हें कोई कुछ भी कहता है तो तुम आगे से जवाब नहीं देती। लेकिन शीतल चुप रही, और वह नहीं जानती थी कि चाची क्या साजिश रच रही है। चाची के बच्चे भी उसे नहीं चाहते थे। शीतल की जो कोई भी अच्छाई वह उसे दिखाई नहीं देती थी। चाची ने कभी नहीं सोचा कि उस बच्ची को कोई भी सहारा नहीं है, कम से कम उसे सुविधा तो लेने दे। घर के पास ही एक कुटिया थी, आश्रम था बना हुआ, और वहां पर हर मंगलवार को वहां पे हरि कीर्तन होता था। शीतल अपनी दादी के साथ वहां जाया करती थी। उसे बहुत शांति मिलती थी प्रसाद पाकर, वहां मटके का ठंडा पानी पीकर और पंखे की ठंडी हवा लेकर शीतल अपने आप को फ्रेश महसूस करती थी। उसे राहत मिलती जो सप्ताह भर उसे शांत रखती थी। हर मंगलवार उसकी इच्छा रहती थी कि वह प्रसाद के रूप में कुछ अर्पण करे, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो आश्रम की कुटिया में कुछ दान कर सके। फिर भी वो कोशिश करती थी कि उसकी दादी उसे 1 या 2 रुपए, उस समय 58 54 भी चला करती थी, तो उसे ही वहां पर चढ़ाकर वो अपने आप को शांत कर लिया करती थी। शीतल की चाची का बेटा कभी कभी दादी से कुछ अच्छी चीज बनती, जैसे खीर या कोई स्टफ परांठा बनता, तो वह खा लेता था, जिसके लिए चाची उसे कभी मना नहीं करती थी। दादी उसे बुलाकर खिला देती थी। इसके लिए चाची ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। जब शीतल कुंड का पानी टंकी में भरती, तो गर्मियों की दोपहर में चाची का बेटा टंकी से पानी बाल्टियां भर भर के निकाल लेता और बाहर जाकर अपनी वहां छिड़काव कर देता, ताकि उसे ठंडी हवा आ सके। वह नहीं जानता था कि मेरी दीदी ने जमीन के कुंड से पानी खींच कर निकाला है, और वह निर्दयता से पानी का उपयोग कर लेता, और शीतल बोल भी नहीं सकती थी कि ये पानी मैंने जमीन के कुंड से निकाल कर अपने लिए व्यवस्था की है, हाथ धोने के लिए पानी है, इसे यूज मत करो, इसका उपयोग मत करो। शीतल की चाची शायद नहीं चाहती थी कि वह उसके घर में रहे, इसीलिए तो वह ऐसी हरकतें करती थी जिससे शीतल स्वयं ही परेशान होकर चली जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि किन परिस्थितियों में उस बच्ची का चुनाव आरपीएससी फर्स्ट लिस्ट में हुआ है, और क्या क्या बलिदान उसे इसके लिए देना पड़ा है। एक दिन चाची ने शीतल को अपने पास बुलाया और कहा, दूध वाला अतिरिक्त पैसे मांग रहा था, क्या तुमने अधिक दूध लिया है?
शीतल ने जवाब दिया, नहीं नहीं चाची, हमने तो कभी भी उससे अतिरिक्त दूध नहीं लिया। यदि हमें 1 पाव भी दूध अतिरिक्त चाहिए होता है तो दादी मुझे अलग से उसके लिए 2-4 रुपए देती है, जो मैं उसे उसके हाथ पर रख कर आती हूँ। कभी भी हमने इस बिल के अंदर, आप जो बिल देते हो उसके अंदर कभी भी हमने उसको नहीं जोड़ा है, हमने अपने पैसे स्वयं दिए हैं। तो उसके पैसे दादी से अलग लेती है और फिर भी चाची दादी को भला बुरा कहती रही। शीतल को अपनी साड़ी धोबी से प्रेस करवानी पड़ती, उसे 5 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन चाची को कभी भी शर्म नहीं आई कि वह अपने घर में इस बच्ची को, एक विद्यार्थी को, अपनी बेटियों को वो सारी सुविधाएं देती थी। वहां पर केवल साड़ी प्रेस करने के लिए उसे बहुत दूर लंबा सफर तय करके 1-2 किलोमीटर चलकर धोबी से साड़ी प्रेस करवाने जाना पड़ता था। लेकिन इस तरह चाची दिन दिन चाची के अत्याचार बढ़ते ही गए। अक्टूबर-नवंबर आते ही शीतल की चाची ने जैसे ठान ही लिया था कि वह शीतल को घर से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। नवंबर में एक दिन शीतल को बुखार हो गया। ये अब जो एक कहानी शुरू हो रही है, इसमें शीतल के साहस की, उसकी हिम्मत की, अतिरिक्त जो उसने मेहनत की, किस प्रकार उसने अपना फाइनल लेसन प्लान, जो लेसन था वो किस प्रकार एक्सटर्नल जजेस के सामने दिया, ये मैं अब अपनी कहानी में प्रस्तुत कर रही हूँ। साहस की दाद देनी पड़ेगी। कितना धैर्य उस बच्ची में था जिसने कभी सुख का मुंह तक नहीं देखा था। नवंबर में एक दिन शीतल को बुखार हो गया और अगले ही दिन शीतल के बीएड को फाइनल लेसन उसका होने वाला था और शीतल को हर मिनट में खांसी आती जा रही थी। दादी शाम को 8 बजे उसे डॉक्टर के पास ले गई। शीतल ने डॉक्टर से कहा कि मुझे ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरा बुखार भी उतर जाए और मुझे खांसी नहीं आनी चाहिए। यदि मुझे 40 मिनट तक बोलना पड़े तो उस बीच मुझे खांसी नहीं आनी चाहिए। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। शीतल ने डॉक्टर साहब से ऐसा बोला तो वे सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी क्या बात है। तो शीतल ने बताया उन्हें कि कल मेरा बीएड का फाइनल लेसन है और मुझे अपना लेसन प्लान वहाँ पर जाकर स्कूल में देना है और मुझे इतना फीवर है, इतना बुखार है और मुझे खांसी आएगी, तो मैं किस प्रकार ये सब व्यवस्था कर पाऊंगी। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उन्होंने बोला, हाँ ये तो सच में आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, मैं आपको ऐसी दवा देता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी दवा दूँ जिससे आपको खांसी ना आए और आपका बुखार भी उतर जाए। डॉक्टर शीतल की बात से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसी क्या बात है? शीतल ने जैसे ही उन्हें बताया तो डॉक्टर साहब ने उसे दवा दे दी। तो वे दवा लेकर शीतल घर आ गई। रात को 1 बजे के करीब शीतल को 102 बुखार हो गया। दादी हाथ जोड़ने लगी, हे ईश्वर, यह मेरे पास पराई अमानत है, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, कृपया इसे स्वस्थ कर दो ताकि ये सुबह अपना फाइनल लेसन अच्छे से दे सके। अगले दिन शीतल नहाने की स्थिति में नहीं थी। उसने अपना यूनिफॉर्म पहनी और अपने कमरे में रखी एक लोहे की अलमीरा को ही बोर्ड समझकर चाक से उसके ऊपर अपना लेसन प्लान लिखकर उसकी तैयारी करने लगी कि मुझे स्कूल में किस प्रकार अपना लेसन देना है। उसने वैसे ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में ऑटो आया और दवा साथ लेकर शीतल निकल पड़ी। जिस स्कूल में उसका लेसन था वहां पहुंची। लेसन शुरू होने से पहले शीतल भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर, यदि कहीं आपका अस्तित्व है, यदि आप सच में जो मजबूर हैं या जो सच्चे दिल से लगन से मेहनत करते हैं, आप उनकी सहायता के लिए आते हो, यदि आप सच में धर्म की रक्षा के लिए आते हो, तो हे ईश्वर, आज मेरी रक्षार्थ आपको आना ही पड़ेगा। लेसन तो मेरी रक्षा करना। लेसन शुरू हुआ और जब ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सटर्नल जजेज आए, तब
शीतल अपना लेसन देती रही और वे जब उठकर चले गए तो शीतल ने देखा कि 35 मिनट का समय निकल चुका है। अरे मुझे खांसी तो आई ही नहीं। बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सच में ईश्वर ने उसकी रक्षा की। उसे कोई परेशानी नहीं हुई, खांसी भी नहीं आई। वह बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद जब फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे, शीतल की चाची ने अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर दी। एक दिन नवरात्र में जहाँ शीतल पूजा करती थी, वहाँ रखा हुआ नारियल स्वयं ही चढ़ गया। ये हम सभी जानते हैं कि जब हम नवरात्र में माँ के सामने प्रसाद के रूप में या घट स्थापना करके नारियल रखते हैं, यदि अगर वह फूट जाता है तो हम सभी ये समझते हैं कि माता ने इसे भोग लगा लिया है। हम स्वयं को खुशकिस्मत समझते हैं कि इसका भोग लग गया और हम वह नारियल हटाकर दूसरा नारियल वहाँ पे रख देते हैं और उसे प्रसाद बनाकर खा लेते हैं। तो शीतल का रखा नारियल स्वयं ही चढ़ गया, फूट पड़ा। वह बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी चाची को भी बताया, लेकिन चाची ने कोई खुशी जाहिर नहीं की, क्योंकि उसके दिल में तो योजना चल रही थी कि शीतल को घर से किस प्रकार बाहर निकालना है, उसे घर से कैसे निकाला जाए। आज जो शीतल है वह चाची की योजना से अनभिज्ञ थी और कॉलेज चली गई। जब लौटी तो दृश्य हृदय विदारक था। ट्यूबलाइटें फूटी हुई थी, मटके टूटे हुए थे। दादी खाना बना रही थी, उसको भी धक्का मारकर गिरा दिया गया था और पूरा आटा बिखरा पड़ा था। यह दृश्य देखकर भी शीतल ने अपना साहस और हिम्मत नहीं छोड़ी। सारी स्थिति जानकर शीतल खाना तो दूर, उसको पानी भी पीना याद नहीं आया और दादी ने अपने गुरु के आश्रम में जाने के लिए टिकट ले रखी थी। शीतल से कहने लगी कि मेरी सहेली के घर जाओ और ये टिकट वापस देकर आओ और उन्हें ये बोलना कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। शीतल वह टिकट लेकर वापस लौटाने के लिए दादी की सहेली के घर चली गई और उसने जाकर वैसा ही बोला, ठीक जैसा दादी ने उसे समझाया था। उसी समय शीतल के भाई का फोन आया, उसके कजन का फोन आया कि वो शहर आए हैं और अपने किसी परिजन को लेकर तुमसे मिलने आ रहे हैं। शीतल के तो होश जैसे उड़ गए थे, क्योंकि कमरे की स्थिति ऐसी हो रखी थी कि वो अपने भाई के सामने ये सब प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। वो छुपाना चाहती थी कि चाची की जो भी अत्याचार है वो उन्हें पता ना चले। तो उसने सारी व्यवस्था करने के लिए अपनी हिम्मत बटोरी और जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा, सारी स्थिति ठीक कर दी ताकि भाई को कुछ भी पता ना चले, और बाजार जाकर कुछ मिठाई और फल ले आई। जब वे आए तो उनको कुछ भी पता नहीं चला कि यहाँ पर 1-2 घंटे पहले क्या हुआ था, और वे चाय नाश्ता लेकर चाची से भी मिले। चाची ने भी उन्हें फल आदि खिलाकर उन्हें नाश्ता दिया और कुछ भी भनक उन्हें लगने नहीं दी। कुछ देर बाद वे चले गए। बाद में लड़ाई की वजह दादी से पता चली कि पुराने मटके शीतल पानी स्टोर करके रखती थी पुराने मटकों में, ताकि ये गर्म, क्योंकि पुराने मटकों में हम सभी जानते हैं कि पानी ठंडा नहीं रहता है। यदि हम इन्हें गर्मी में भी भरते हैं तो उनके अंदर पानी गर्म ही रहता है। यदि हम कोरे नए मटके लेकर आते तो उनमें पानी ठंडा होता है। तो वे जो पानी आता था, शीतल पानी स्टोर करने के लिए उन मटकों का उपयोग किया करती थी, और जब उसे पानी गर्म करके नहाना होता था तब शीतल उससे पानी लेकर गैस पर गर्म कर लिया करती, क्योंकि और तो कोई साधन उसके पास नहीं था, और वहीं से पानी वह ले लेती थी। मटकों का पानी गर्म रहता था, उसे गैस पर गर्म करने के उसे गैस बर्बाद होती है, ऐसा चाची का कहना था कि मटकों वाला पानी गैस पर गर्म किया जाता है और इससे गैस बर्बाद होती है। इस बात पर चाची ने पूरा झगड़ा किया था और शीतल को घर से चले जाने के लिए कह दिया। अब शीतल जाती तो कहाँ जाती। चाची और उसके बच्चे बार बार उसको घंटे गिना रहे थे कि इतने घंटे हो गए तुम्हें बोले हुए, तुम जा क्यों नहीं रही, अभी क्यों नहीं जा रही, हम तो तीनों माँ और बच्चे हम ट्रेन के नीचे आकर कट जाएंगे, यदि तुम इस घर से नहीं जाएंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तब शीतल विवश हो गई। शीतल
एक ईमानदार और संस्कारी लड़की थी, शिष्टाचारों से भरी थी। वह क्यों चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के भी घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो और इतना बड़ा हादसा हो जाए। चाची बहुत निम्न स्तर की थी, वो शीतल को डरा रही थी। वो जानती थी कि यह सब वह स्वीकार नहीं कर पाएगी और अंततोगत्वा उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसने अपनी माँ, शीतल ने अपनी माँ को फोन करके, इसके लिए भी उसे पीसीओ पर जाना पड़ता था, उसने पीसीओ पर जाकर अपनी मम्मी को फोन किया, सारी स्थिति से अवगत कराया। तो माँ ने कहा कि जब तक चाचा मुंह से कुछ नहीं बोलते तुम वहां से कदम बाहर नहीं निकालोगी, क्योंकि लड़की अगर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, कोई किसी सुरक्षित स्थान पर जब तक उसे ना पहुंचा दिया जाए। माँ ने उसे वहां से कदम निकालने से मना कर दिया। शीतल ने नवरात्र स्थापना भी कर रखी थी और उस पूजा को, नवरात्र को कन्या पूजन से पहले वहाँ जो प्रार्थना थी, जो पूजा थी, उसे समाप्त किए बिना वह वहाँ से उस स्थान को छोड़ भी तो नहीं सकती थी। और अपने चाचा के समक्ष भी उसने सारी स्थिति और समस्या को रखा, लेकिन चाचा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वो बहुत अच्छे थे किसी समय में, लेकिन चाची से मिलकर वे इतना खराब हो चुके थे, उनका दिमाग इतना खराब हो चुका था कि वे निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं थे। शीतल ने धर्म संकट में चाचा को देखकर शीतल ने अपनी माँ को वहाँ बुलाया और वहाँ से ले जाने के लिए कह दिया। तब तक 2-4 दिन माँ को आने में लगे, तब तक उसने कन्या पूजन करके वहाँ से सारा नवरात्र का पूरा कार्य समाप्त कर दिया था। तो माँ, जब शीतल को माँ लेने पहुंची तो उसने चाची के पांव छुए और चाचा के पांव छुए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसके गुरु ने बताया था, जिनकी वजह से उसका बीएड में सिलेक्शन हुआ था। वो अपने गुरु से भी अपनी हर बात बताया करती थी, जिस प्रकार वो अपनी माँ से बात करती थी वह अपने गुरु से भी बात किया करती थी। तो उन्होंने भी बताया कि जिस प्रकार एक बेटी पिता के घर से विदा होती है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने चाचा चाची के घर से विदा होोगे, आप अपने शिष्टाचारों और संस्कारों को कभी नहीं भूलोगे। शीतल ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना माँ और भाई की जिम्मेदारी थी। उन्हें याद आया कि उसी शहर में रश्मि रहती है। ये रश्मि शीतल के घर पर किसी समय पर किराए पर रहती थी। जब शीतल 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उस समय रश्मि जो घर के पीछे जो गवर्नमेंट स्कूल था, सरकारी स्कूल था, वहाँ पर रश्मि विज्ञान की टीचर थी। तो वह उस समय शीतल के घर पर 1-2 साल तक किराए पर रही थी। ये 1995 की बात है। यहाँ रश्मि शीतल के घर किराए पर रहती थी और उसी के गांव में सरकारी स्कूल था, वहाँ मैं विज्ञान की अध्यापिका थी और द्वितीय श्रेणी पर कार्यरत थी। माँ ने शीतल को उन्हीं के घर पर छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि जब उनकी बेटी को हमने इतने अच्छे से रखा था तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि वहाँ पर शीतल को भी सुरक्षित रहने दिया जाएगा। माँ ने शीतल को उन्हीं के घर पहुँचाने का निर्णय किया। आखिर उनकी बेटी को भी तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बेटियों के समान ही रखा था। शीतल की माँ उसे खाना खिलाती थी, चाय पिलाती थी, हारी बीमारी में उसकी देखभाल भी किया करती थी। रश्मि शीतल के घर 2 साल तक रही थी, इसलिए जब उसका विवाह हुआ तो वह जोधपुर चली गई थी। एक दिन रश्मि के पिता शीतल के घर फिर से उसे छोड़ गए क्योंकि सरकारी अस्पताल पास में था। उस समय रश्मि गर्भवती थी। अपनी नौकरी को डेपुटेशन पर रख आज वह शीतल को उन्हीं के घर छोड़ने का उन्होंने निर्णय किया था। माँ शीतल को लेकर रश्मि के पते पर पहुंची और उनकी मम्मी को बताया कि थोड़ी परेशानी है, अपना एक कमरा शीतल को किराए पर दे दें। लेकिन ये सब सुनकर जो रश्मि की मम्मी थी उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि मेरी बेटी जैसी है, मेरे घर में ही रह लेगी। रश्मि की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया। माँ शीतल को वहाँ छोड़कर भरोसा करके आ गई। चाची के अत्याचारों का सिलसिला खत्म हुआ तो भी दुर्भाग्य ने शीतल का साथ नहीं छोड़ा। शीतल सुबह जल्दी उठती, स्वाभिमानी थी, तो बिना काम किए वह किसी के घर का भोजन कैसे ग्रहण कर सकती थी।
वह झाड़ू लगाती और सुबह नहाकर तैयार होकर कॉलेज चली जाती। रश्मि की माँ ब्राह्मण थी। यदि रश्मि होती तो वह शीतल का कुछ अलग प्रकार से ख्याल रखती, लेकिन वह नहीं थी, इसीलिए तो उसकी माँ शीतल से मनमानी करती थी। रश्मि के परिवार का नियम था कि सब अपने अपने बर्तन खुद ही धोते थे, जिसके लिए शीतल को कभी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी। कठोर परिश्रम करना उसका कार्य था। सुबह झाड़ू लगाना और आंटी को सब्जी कटाना, घर के छोटे मोटे कामों में आंटी की सहायता करना, घर के छोटे मोटे काम करना, शीतल को इनमें किसी में कोई आपत्ति नहीं थी। बर्तन धोना वह जानती थी, आदत थी उसकी। शीतल को सुबह एक आपत्ति थी कि शीतल को सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत थी, क्योंकि पढ़ने के लिए माँ हमेशा उससे चाय बना कर दिया करती थी। और शीतल जो रश्मि का परिवार था वो एक ब्राह्मण परिवार था, और ब्राह्मण परिवारों में बहुत सारे नियम होते हैं, हम जानते हैं। किसी अवस्था में उनके गैस को हाथ नहीं लगाने दिया जाता, और साथ ही बिना नहाए भी वो अपनी रसोई में चाय बनाने की इजाज़त उसे नहीं देते थे। तो जब भी शीतल सुबह उठती, एक दो बार अगर उसने नहाए बिना चाय बनाई तो उसे इस बात के लिए टोका गया कि चाय आप बिना नहाए या किसी भी अवस्था में ऐसे चाय आप नहीं बना सकते। तो शीतल ने बोला कि मुझे पढ़ने के लिए एक कप चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी बहन ने, रश्मि की बहन ने तुनक कर कहा, यदि पढ़ने की किसी को लालसा हो, पढ़ने की जिज्ञासा हो तो बिना चाय के भी पढ़ाई की जा सकती है। और रात को पीने के लिए दूध भी नहीं मिल सकता था। जैसे ही शीतल ने अपनी माँ से ये बताया तो माँ से रहा नहीं गया, और माँ ने कहा कि तुम अपना एक पाव दूध खुद का ही शुरू करवा लो, जिसका पैसा तुम खुद दे दिया करो। शीतल ने माँ की बात आंटी को बताई और बोला कि मेरा एक पाव दूध आप शुरू करवा दीजिए, जिसका जो बिल है वो मैं दे दिया करूँगी। यह बात आंटी को बहुत बुरी लगी, उनके गले से नहीं उतरी, और यूँ हुआ कि उस दूध से शीतल को 2-3 बार या 2 बार कभी चाय बनानी होती तो वो चाय बना लेती थी। लेकिन रात को जब पीने के समय पे शीतल का 1/4 गिलास ही दूध बचता, उतना ही दूध, चाहे वो 2 घूंट के बराबर ही क्यों ना हो, आंटी उसे उतना ही दूध गिलास में डालकर दे देती, उसके हाथ में थमाते हुए बोलती कि ये लीजो, आप तुम्हारा इतना ही दूध बचा है, इसे पी लीजो। शीतल को ये बात भी बहुत, आंटी की ये बात भी बहुत अजीब लगती थी कि इतना जो व्यवहार है उनका इतना रूड क्यों है। तो शीतल को अगर कभी दूध पीने का मन करता तो माँ ने उसे बताया, यदि तुम्हारा दूध नहीं बचता है तो तुम सुबह जब भी कॉलेज आते जाते हो कहीं किसी होटल पर दूध गर्म करवा कर उसे पी लिया करो। तो शीतल को ये माँ का ये सुझाव अच्छा लगा। 1-2 बार शीतल ने रास्ते में आने वाले किसी भी होटल से दूध गर्म करवा कर पिया और अपनी जितनी भी इच्छा थी उसकी तृप्ति की। एक दिन तो आंटी ने हद ही कर दी। शीतल सुबह झाड़ू लगाकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी या तैयार हो ही चुकी थी और निकलने ही वाली थी, तो आंटी ने शीतल के हाथ में एक डस्टिंग का कपड़ा थमाते हुए बोला, इस कमरे की डस्टिंग कर दीजिए। तो शीतल उस समय आंटी को ये बात भी नहीं बोल सकती थी कि मैंने जितना काम मैं रोज करती हूँ उतना कर दिया और आज का काम हो गया है और मैं अपने सही समय पर तैयार होकर निकलना चाह रही हूँ तो मैं लेट हो जाऊंगी। शीतल बड़े धर्म संकट में थी क्योंकि वो आंटी को मना नहीं कर सकती थी। ये डस्टिंग कर दी जो इस कमरे की। शीतल का समय हो चुका था लेकिन वह मना नहीं कर पाई। उस दिन शीतल कॉलेज पहुंची तो राष्ट्रगान शुरू हो चुका था और सामने ही प्रिंसिपल सर खड़े थे। शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर अंदर जाए तो कैसे जाए। उसको एक एक कदम चलना उसके लिए भारी हो रहा था क्योंकि वो नियम की बहुत पक्की थी और नियमित रूप से वो समय पर कॉलेज पहुंचती थी और आखिरकार वो एक अध्यापिका बनने जा रही थी। तो लेट होना उसके स्वाभिमान को बहुत बड़ा धक्का था। किसी तरह से प्रिंसिपल सर के सामने से छुपकर जाने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था
उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वह लेट हो गई थी प्रिंसिपल सर के सामने। आगे बढ़ते हुए उसे एक एक कदम बहुत ही भारी हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार से उसे अंदर तो जाना ही था। उस दिन शीतल के मन में डर बैठ गया था कि यदि परीक्षा के किसी भी दिन में यदि आंटी ने उसे इसी प्रकार कोई कार्य सौंप दिया तो अगर वो मना करेगी तो आंटी नाराज हो जाएंगी। और ये उसकी जो व्यवहार है शीतल का, या उसका जो स्वाभिमान है, ये उसके बिल्कुल विरुद्ध था कि वो किसी को, जिनके घर में वो रह रही है, उन्हें किसी भी कार्य के लिए मना करना उसे उचित नहीं लगता था। तो शीतल को इस बात की चिंता ने घेर लिया कि यदि परीक्षा के दिन किसी भी दिन उसे इसी प्रकार समय पर कोई काम सौंप दिया गया तो शीतल उस समय क्या करेगी, किस प्रकार वो इस धर्म संकट से निकल पाएगी और कैसे समय पर परीक्षा देने कॉलेज पहुंच पाएगी। उसका तो करियर ही खराब हो जाएगा। जितनी मेहनत उसने की है, जितने बलिदान उसने किए हैं, जितने कष्ट उसने सहे हैं, उन कष्टों का उस समय कोई महत्व नहीं रह जाएगा यदि उसका कोई पेपर छूट गया या उसकी परीक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। एक दिन आंटी के बेटे का मित्र आया। आंटी ने शीतल को बुलाया। आंटी की जो शब्दावली थी, आंटी के जो शब्द थे, वो कुछ इस प्रकार थे। ए चंडालिनी इधर आ। उस समय शीतल को बहुत बुरा लगा। आखिर मजाक की भी कोई हद होती है, एक सीमा होती है। वैसे आंटी ने शीतल को काफी अच्छी बातें भी सिखाई थी और वह व्रत में आंटी शीतल को घी डालकर खाना खिलाया करती थी और भक्ति पूजा की भी कुछ अच्छी बातें उसने शीतल को सिखा दी थी, जिसके लिए शीतल हमेशा आंटी का एहसान मानती थी और आज भी मानती है। कार्तिक मास के व्रत और महत्व आंटी ने ही शीतल को सिखाए थे। कार्तिक व्रत का पाठ, उसका महत्व शीतल समझने लगी थी, लेकिन कुछ बातें, सुबह चाय ना पी पाना, कॉलेज के टाइम पर काम सौंप कर चले जाना, अपने लड़के के मित्र के समक्ष शीतल को इन शब्दों से नवाजना, ये बातें शीतल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ये बातें शीतल को चुभ गई थी। अब उसने रातों रात वहां से भी चले जाने का निर्णय कर लिया। वह रात को पढ़ते पढ़ते साथ ही अपने सामान की पैकिंग करना उसने शुरू कर दिया और वहां भी घर चले जाने का फैसला किया, क्योंकि प्रिपरेशन लीव शुरू होने वाली थी और शीतल ने सोच लिया था कि वह किसी भी हालात में आंटी के घर पर अब नहीं रुकेगी। अब वह यहाँ पर नहीं रहेगी, चली जाएगी। शीतल रात को कमरा बंद करके अपनी किताबें और सामान की पैकिंग करने लगी। अब उसका मन वहां से उचाट हो गया था। कॉलेज के अंतिम दिन यानी प्रिपरेशन लीव के दिन का वह इंतजार कर रही थी कि अब वह दिन भी आ पहुंचा। शीतल आंटी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जाने अनजाने आंटी ने उसे भक्तिपूर्ण कुछ बातें सिखाई थी। वह आज भी आंटी का एहसान मानती है और व्रतों में जो खाना आंटी ने उसे खिलाया, उसके घर छोड़ने के लिए भी आंटी से क्या कहना है, इन शब्दों इन बातों को भी उसने योजनाबद्ध कर लिया था, जिससे आंटी के मन को कहीं भी ठेस ना पहुंचे या आंटी को ये बात ना लगे कि हमारे व्यवहार के बुरा लगने की वजह से या हमारे बातों की बुरा मनाने के कारण ही शीतल यहाँ से जा रही है। उसने आंटी से कहा, शीतल के शब्द कुछ इस प्रकार थे, यदि मेरे एग्जाम के बीच में लंबा गैप हुआ और मैं अप डाउन करूंगी और गैप नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ आऊंगी और आपके घर में रुककर ही अपनी परीक्षाएं दूंगी। और बिना जरूरत का सामान उसने कमरे में ही रहने दिया। शीतल ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और ऐसा सामान जिसकी उसे ना एग्जाम में जरूरत थी, ना उस दिन से लेकर कोई महीने 2 महीने तक उसकी कभी कोई आवश्यकता थी, तो शीतल ने वो सामान वहां रहने दिया ताकि आंटी को ये शक ना हो कि वह घर छोड़कर ही जा रही है और आंटी उसे मजबूर ना कर सके कि आप यहीं पे रुको, तुम्हारी माँ यहाँ पर छोड़ कर गई है, क्योंकि वो मन से वहां से निर्णय कर चुकी थी। आंटी ने उसे वहां रुकने के लिए ना कहे, शीतल ने सारा जो सामान था वो कार्टून्स में बांध लिया
और खुद ऑटो रिक्शा बुलाने के लिए चली गई। उसने आंटी से इस प्रकार आंटी को मना लिया कि यदि उसके जो परीक्षाएं हैं, यदि उसके अंदर अंतराल होता है, काफी दिन का अगर गैप मिलेगा, तो फिर वो यहाँ रुक कर क्या करेगी। वो अपने माँ के घर से ही यहाँ आकर अपने गांव से यहाँ शहर अप डाउन करके एग्जाम दे सकती है। यदि रोज एक पेपर होता है उसका, तो फिर वो फिर से आंटी के घर पे आके रुकेगी। लेकिन शीतल ने मन में ये पूरा निर्णय बना लिया था, उसने अपने मन में पूर्ण निश्चय कर लिया था, चाहे पेपर के बीच में गैप हो या ना हो, मैं यहाँ पर कभी वापस रुकने के लिए इस घर में नहीं आऊंगी। क्योंकि वो अंदर से वो असुरक्षित महसूस कर रही थी। यदि परीक्षा के किसी दिन आंटी ने उसे यूं ही धर्म संकट में डाल दिया तो वह क्या करेगी। खुद वह ऑटो रिक्शा बुलाने चली गई, कोई भी तो नहीं था उसकी सहायता के लिए। ऑटो रिक्शा ले आई और ऑटो वाले भैया को ही उसने अपना सामान रखने के लिए बोला कि मेरी सहायता कर दो। ऑटो वाले ने उसका सारा सामान ऑटो में रख दिया, उसकी सहायता कर दी और वह आंटी को प्रणाम करके वापस आने का झांसा देकर विदा हो गई, कभी वापस ना आने के लिए। शीतल बस स्टैंड पहुंची, वहां भी उसने ऑटो रिक्शा वाले से हेल्प ली, उसकी सहायता ली कि मुझे बस में मेरा सामान रखवाने में मेरी सहायता कर दो। ऑटो वाला बहुत एक भला इंसान था, उसने सारा सामान शीतल का बस में रखवा दिया। वह एक अच्छा इंसान था। शीतल ने पीसीओ से अपनी माँ को फोन कर दिया और माँ और उसकी भाभी बस स्टैंड पर उसे तैयार मिले। जब शीतल अपने गांव जाकर बस से उतरी, शीतल अब अपने गांव वापस पहुंची और उसने राहत की सांस ली। बेचारी ने, शीतल की सहेली ने उसे कहा था कि वह उसके घर रुक सकती है। जब शहर में शीतल वापस जाने का निर्णय कर रही थी तो उसकी एक सहेली जो उसके साथ कॉलेज आया जाया करती थी, उसने उसे अपने घर रुकने के लिए भी बताया, लेकिन शीतल ने मना कर दिया। शीतल अपनी किस्मत पर वह भरोसा नहीं कर सकती थी। जब दो जगहों पर जो उसका अपना घर था वहां भी नहीं रुक पाई, और जहां की बेटी को उन्होंने अपने घर में स्थान दिया था, सहायता की थी, उस घर में भी जब वो नहीं रुक पाई तो वो एक सहेली पर कैसे विश्वास कर सकती थी। शीतल डर गई थी कि यदि मेरी सहेली के घर पे भी इसी प्रकार का कोई भी इशू बन गया या कोई भी बात ऐसी हो गई जब मैं यहाँ पर ना रुक सकूं, तो मेरी सहेली से भी मन खराब हो जाएगा। और वो ये उस रिश्ते में वो खटास पैदा नहीं करना चाहती थी। उसके घर रुक सकती है शहर में, लेकिन शीतल ने अपनी किस्मत खराब समझकर उसे भी मना कर दिया था कि कहीं भी उसकी किस्मत ने उसे शांति से नहीं रहने दिया। अब वह अपनी सहेली से भी उसको भी खोना नहीं चाहती थी। बस स्टैंड पर शीतल की छोटी बहन, उसकी माँ और भाभी उसे लेने के लिए आ गए और सबने मिलकर एक एक उसका सामान उठाया और घर आ गए। अभी सामान आंगन में ही पड़ा था और शीतल के गुरुजी, जो इस पूरी कहानी में एक फरिश्ते की भूमिका निभा रहे थे, वे आ पहुंचे। यदि मैं उनको एक फरिश्ता कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से शीतल का बीएड में सिलेक्शन हुआ था, उसका चुनाव हुआ था। उन्होंने अपनों से बढ़कर, रिश्तेदार से बढ़कर, अपने खून से बढ़कर शीतल की सहायता की थी। और उस मुश्किल परिस्थिति में जब शीतल का चुनाव बीएड के लिए हुआ था तो ये सिर्फ उन्हीं गुरुजी की वजह से हुआ था। लेकिन शीतल का सामान, वे उसकी माँ से मिलने आ गए थे, लेकिन शीतल का सामान और उसकी वापसी देखकर वे तो हक्के बक्के ही रह गए। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शीतल उस जगह पर भी शांति से नहीं रह पाएगी, उसे यूं बीच सफर में आ जाना पड़ेगा। शीतल ने अपनी पूरी कहानी अपने मास्टर जी के समक्ष भी सुना दी। अब वह जाना नहीं चाहती। अपनी सहेली को एक घर बस बचा है और यदि वहां भी वह न रह पाई तो मास्टर जी ने उसके प्रश्न चिन्ह को भांप लिया। मास्टर जी ने कहा कि शीतल, तुम यहाँ से अप डाउन करके परीक्षा दे दो तो। शीतल ने कहा, मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। मैं अपनी माँ के साए में रहकर परीक्षा दूं तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। माँ चाहे मुझे रूखा सूखा जैसा भी खाना दे, कम से कम मुझे कोई मानसिक दबाव तो नहीं होगा। उसके गुरुजी ने कहा, तो क्या परेशानी है?
शीतल का मुंह उतर गया और मास्टर जी को समझते हुए देर नहीं लगी, क्योंकि वो जानते थे कि शीतल के पास सबसे बड़ी परेशानी उसका आर्थिक संकट है। उसके पास इतना किराया नहीं होगा कि वो अप डाउन करके परीक्षाएं दे सके। उसके पास कोई रोजगार का साधन भी तो नहीं था और घर में भी कोई रोजगार का साधन नहीं था। तो उन्होंने कहा, किराया तुम्हें मैं दूंगा। शीतल ने झट से हाँ बोल दिया और कहा, और जैसे अंधे को दो आंखें मिल जाती हैं, भूखे को रोटी मिल जाती है, बस वही खुशी सुकून शीतल के रग रग में दौड़ गया। जब जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, अब शीतल मानसिक दबाव से मुक्त हो चुकी थी। पढ़ने लगी, वह फर्स्ट आएगी, अब उसे कोई चिंता नहीं। अब शीतल को एग्जाम शुरू हुए, सप्ताह में 2 बार उसके एग्जाम होते, सप्ताह में 2 बार उसकी परीक्षा होती थी। बीएड की जो फाइनल परीक्षा थी, एक परीक्षा सोमवार को होती थी तो दूसरी परीक्षा बृहस्पतिवार को, और इन दोनों ही दिन वह शीतल उपवास रखती थी। शीतल रात को 2 बजे 2:30 बजे उठती और तैयार होती। बस तक जाते जाते उसे 4:30 हो जाते। जयपुर और दिल्ली की एक्सप्रेस बसों में शीतल अपनी परीक्षा देने उस शहर तक पहुंचती। 7 बजे जब वह अपने शहर पहुंचती तो दिसंबर जनवरी के कोहरे में उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था। 1-2 बार शीतल रास्ता भटक गई थी और कैसी विडंबना थी कि उस शहर में शीतल के 3 चाचा और ताऊ थे, मगर उसकी सहायता करने वाला वहां कोई नहीं था। कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। जब वहां रहते हुए उसे एक बार घड़ी की आवश्यकता पड़ी, जब उसके लेसन थे तो उसे घड़ी भी किसी ने नहीं दी थी क्योंकि उसकी घड़ी खराब हो गई थी। तो उसमें भी उसने अपनी सहेली की सहायता ली थी। 1-2 बार उसे 100-200 रुपयों की आवश्यकता थी, तब भी उसकी सहेली ने ही उसकी सहायता की थी। उसके चाचा ताऊओं ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। उनसे किसी अच्छे की उम्मीद भी क्या की जा सकती थी, जिन्होंने एक साड़ी तक उसे अपने घर में प्रेस नहीं करने दी थी। शीतल सीधे अपनी सहेली के घर पहुंचती। जैसे ही वो 7 बजे वहां उतरती, रात को 4 बजे 2:30 बजे उठती वो, 4 बजे तक वो बस स्टैंड पहुंचती और वहां से जब अपने शहर पहुंचती 7 बजे तो सीधे अपनी सहेली के घर पहुंचती। वहां उसकी माँ अंगीठी में अंगारे डालकर वो अपने हाथ ताप रही होती थी और उसकी माँ उसे भी वहां बैठ जाने के लिए कहती। शीतल कुछ समय के लिए अपनी सहेली की माँ के पास बैठती और वहां पर कुछ देर अपने हाथ ताप कर शीतल कमरे में पहुंचती जहां उसकी सहेली उसे पढ़ते हुए मिलती थी। वह भी रिवीजन करने लगती। 10 बजे दोनों सहेलियां कॉलेज के लिए निकलती क्योंकि 11 से 2 उनकी परीक्षा होती थी। 10:45 तक वे कॉलेज पहुंचती और 11 बजे परीक्षा शुरू हो जाती और 2 बजे परीक्षा समाप्त हो जाती। 2 बजे शीतल सीधे उस चौक पर ऑटो से पहुंचती जो 5 रुपए भाड़ा लेकर उसे चहल चौक तक पहुंचा देता था। और चौक पर आते और समय पर पहुंचने पर उसके गांव के लिए समय अनुकूल उसे बस मिल जाया करती थी। अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो शीतल की वो अंतिम बस भी निकल जाती जो उसे अपने गांव के लिए मिलती थी और शाम ढलने से पहले ही मिल जाती थी। इसीलिए शीतल कभी भी 1 मिनट की भी देरी नहीं करती थी। ऑटो से उतरकर सीधे वह अपने बस में ही चढ़ती और माँ जो भी फलाहार उसे देती वो बस में बैठकर ही अपना भोजन करती थी। आकर माँ जब वो अपने गांव पहुंचती, शाम के 5 बज चुके होते थे। माँ चाय बनाते बनाते, जब तक माँ उसके लिए चाय बनाती तब तक शीतल नीचे बिछी हुई चटाई पर ही लेटकर नींद में कहीं सो जाती थी, क्योंकि पूरी रात शीतल जागते हुए बिताती थी, जाने की मानसिक चिंता में और अपनी परीक्षा के चिंता में उसे नींद कहाँ आती थी। हर परीक्षा से पहले शीतल के मास्टर जी उसे 100 रुपए देकर जाते थे। उस समय आने और जाने का मिलाकर 80 रुपया उसका किराया लगता था और 10 रुपए आने और जाने में ऑटो के खर्च हो जाते थे। शीतल के पास 10 रुपए बच जाते थे हर बार। शीतल के 9 विषयों की परीक्षा थी, उसी प्रकार उसने दी और अंतिम परीक्षा वाले दिन से 5 दिन वह अपनी सहेली के घर रुकी थी, क्योंकि
बीएड के दौरान शीतल को त्वचा संबंधी किसी परेशानी ने घेर लिया था, जिसके लिए उसने मन्नत मांगी थी कि हे ईश्वर, यदि दवाओं के साथ साथ आपका आशीर्वाद मिल जाए और वह ठीक हो जाए तो वह 5 दिन तक वहां पर रोज फेरी लगाने के लिए जाया करेगी। जो उसने मन्नत मांगी थी, ठीक होने पर वह 5 फेरियां लगाने रामदेव जी के मंदिर तक जाती थी, जो राजस्थान के एक पीर बाबा थे और भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते थे। लेकिन वह अवसर उस समय नहीं मिला था, इसलिए परीक्षाएं खत्म होने के अंतिम दिन से 5 दिन तक उसे अपनी सहेली के यहाँ पर रुक कर वहां पर मन्नत अपनी पूर्ण करनी थी। शीतल वहां रुककर वह उस मन्नत का जो वचन उसने ईश्वर के समक्ष रखा था वैसे निभा रही थी। अंतिम दिन वहां से भी वह विदा हो गई। शीतल का रिजल्ट आया तो वह प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही फर्स्ट थी। और मार्क्स लिस्ट लेने जब वह गई तो आंटी के घर जाना पड़ा, क्योंकि उसका कुछ सामान अभी भी वहां पर रखा हुआ था। आंटी तो उसे देखकर हक्की बक्की ही रह गई और आंटी ने कहा कि तुम तो एक बार भी आई ही नहीं, तुम्हारा परीक्षाएं हो गई और रिजल्ट भी आ गया और मैं तो तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम तो आई ही नहीं। क्योंकि आंटी ये समझ ही नहीं पाई कि जैसा व्यवहार उन्होंने शीतल के साथ किया, वो एक कोमल मन की बच्ची जिसने इतने कष्ट सहे थे वो किस प्रकार सहन कर सकती थी। अब आंटी को जब ये बताया गया कि वह रिजल्ट की मार्क लिस्ट लेने आई है तो आंटी हैरान थी कि तुम्हारे एग्जाम हो गए, तुमने बताया नहीं। शीतल ने एक सफेद झूठ बोला कि एग्जाम में लंबा अंतराल था आंटी, बहुत लंबा गैप था, इसीलिए मैं यहाँ रुककर इतने दिन क्या करती, मैं मम्मी के घर से ही परीक्षा देने के लिए आ जाया करती थी, इसलिए मैंने अप डाउन करके ही परीक्षाएं दी। अब आशीर्वाद दो कि अच्छी जॉब मिले। आंटी ने शीतल को आशीर्वाद दिया और शीतल ने आंटी को भनक तक नहीं लगने दी कि आपके व्यवहार से दुखी होकर मैं यहाँ से चली गई थी। अतः शीतल ने अपना सामान उठाया और अपने गांव आ गई। ये था शीतल का बीएड का सफर और अत्याचारों की महागाथा। आप इसे शीतल का साहस कह सके या फिर अत्याचारों की पराकाष्ठा। किसी भी एक इंसान के साथ यदि इतने सारे लोग कुछ गलत कर रहे हो या फिर अच्छा व्यवहार उसके साथ किसी ने ना किया हो, इन परिस्थितियों में जहां पर उसके पास किसी प्रकार की कोई सहायता ना हो, तो किस प्रकार एक इंसान अपने लक्ष्य के मार्ग पर अविचल चलता रह सकता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। सच है, यदि इंसान अपना धैर्य ना छोड़े, सच्चाई व ईमानदारी के मार्ग पर चलता हुआ कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो स्वयं ईश्वर को भी उसकी सहायतार्थ आना पड़ता है। जब शीतल ने अपने गुरुजी को बताया कि वह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही में फर्स्ट है और उनके पैर छुए तो उनके जो गुरु थे उनके मुख से अकस्मात ही निकल गया, वाह रे शेर। यदि आपको ये कहानी, यदि आपको शीतल का साहस, जिस प्रकार उसने पूरा सफर तय किया, यदि आपको पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप इसे अत्याचारों की महागाथा कहेंगे या साहस कहेंगे। शीतल का साहस, किस प्रकार एक इंसान इतने सारे दुखों को, इतनी तकलीफों को, इतनी सारी बातों को सहन करके अपने लक्ष्य पर अग्रसर रह सकता है। हमारे विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसको मैंने एक कहानी का रूप दिया है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचता रहे। नमस्कार, धन्यवाद, राधे कृष्ण।